वेल बिगन इज हाफ डन। किसी भी काम की शुरुआत अगर अच्छी हो जाती है तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट बाकी का काम भी स्मूथ हो जाता है, अच्छा होता है और आप उस टास्क को जल्दी और ज्यादा इफेक्टिवली अचीव कर पाते हैं। एग्जाम्पल, सुबह सुबह उठे और दिन की जो पहली चाय हम लोगों ने पिया वो बहुत स्वादिष्ट निकली। हम ब्रेकफास्ट टेबल पे पहुंचे और हमको ये मालूम चलता है कि ब्रेकफास्ट हमारी ही पसंद का बना हुआ है, जो मुझे अच्छा लगता है वो ही मेरे को ब्रेकफास्ट में मिल रहा है। बाकी का दिन अच्छा गुजरेगा। हम अपने वर्क प्लेस पे पहुंचे और हम लोगों को मालूम चला कि हमारे अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट किया गया, सारे लोगों ने हम लोगों को शाबाशी दी। आगे का काम करने का जो एक्सेलरेशन है वो तेज हो जाता है, काम स्मूथ हो जाते हैं, दिल खुश रहता है, हम मन से काम करते हैं। इसी आइडियोलॉजी को लेके सिस्टेक कॉरपोरेट ट्रेनिंग टीम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइम सेशंस, जिसमें हम लोग पर्सनालिटी एनहांसमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग इंग्लिश और लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग मैथ्स में अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। माय नेम इज अनिश सक्सेना। आई एम ए कॉर्पोरेट ट्रेनर एट सिस्टेक एंड टू एड टू आई एम ए मास्टर लाइफ कोच, NLP मास्टर प्रैक्टिशनर एंड अ hypnotherapy प्रैक्टिशनर। तो स्टार्ट करते हैं। एक किसी जंगल के किनारे एक आदमी एक लालटेन लेके खड़ा हुआ था। रात का समय था, लालटेन जल रही थी और वो उस जली हुई लालटेन के साथ में किनारे पे खड़ा होके कभी जंगल की तरफ देख रहा है, कभी लालटेन की तरफ, कभी जंगल की तरफ और कभी लालटेन की तरफ। एक कोई हम जैसा समझदार वहां पे पहुंचा और उसने पूछा कि भाई यहां पे खड़े क्यों हो? मैं बहुत दूर से आ रहा हूं, मैं देखता आ रहा हूं कि आप यहां पे खड़े हुए हो और पहले जंगल को देखते हो फिर लालटेन को देखते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ही रिप्लाइड, जंगल बहुत बड़ा है, रात बहुत गहरी है, लालटेन मेरे पास में एक ही है जिसकी रोशनी बमुश्किल 1 फुट तक पहुंचती है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि इतना बड़ा जंगल में पार कैसे करूंगा। द अदर पर्सन स्माइल्ड। मैं भी समझ रहा हूं कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कि पहला कदम तो उठाओ, एक कदम तो आगे बढ़ो और फिर आप ये देखोगे कि बाकी का रास्ता भी आसान हो जाएगा। जैसे हम एक कदम आगे बढ़ा देते हैं, हम लोगों को ये मालूम चल जाता है कि वो रोशनी भी हमारे साथ में ही आगे बढ़ रही है। लेकिन एक बात तय है, अगर मैं शुरुआत नहीं करूंगा, अगर वो व्यक्ति शुरुआत नहीं करता है तो डेफिनेटली वो उसी जगह पे खड़ा रह जाएगा। लालटेन ऐसी जलती रहेगी, उसका तेल खत्म हो जाएगा और जो बचा हुआ उजाला है वो भी चला जाएगा। नुकसान ही नुकसान, ठीक है ना? शुरुआत सबसे कठिन मानी जाती है कि हम लोग काम को स्टार्ट कैसे करें। अब बेसिकली हम लोगों का जो अप्रोच है वो ऑब्जेक्शंस का अप्रोच है, वो नेगेटिविटी का अप्रोच है। तो अब हम लोग पहले तो यही समझ लें कि वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको एक स्टार्ट लेने से रोक रहा है। तो बेसिकली जब हम 5 टिप्स की बात करते हैं तो हम 5 ऑब्जेक्शंस भी निकाल लें और उन ऑब्जेक्शंस में से हम लोग ये देखें कि क्या ऐसा किया जाए जिससे ये सारे ऑब्जेक्शंस ओवरकम हो जाते हैं और हमारा रेट ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सक्सेस, सफलता की तरफ हमारा जो मूवमेंट है वो तेज हो जाए, रैपिड हो जाए। नंबर 1 फैक्टर, और एग्री करेंगे सारे के सारे लोग कि हां, सारे लोगों में जो सबसे एक्टिव व्यक्ति भी है ना, उसमें ये वाली कमी तो मिली जाएगी जिसका नाम है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन। मैं अपने टीम लीडर के साथ में, मिस्टर बादल बोस, उनके साथ में कार में ट्रैवल कर रहा था और हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते करते ही ये प्रोकास्टिनेशन के ऊपर बात चली और बात निकली संत कबीरदास की, जिन्होंने ये बोला था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परल में परलय होगी बहुरी करेगा कब।
2 लाइनों के अंदर अंदर उन्होंने सक्सेस और एकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क का पूरा सार दे दिया। क्या आप सफलता से दूर सिर्फ इसलिए हैं कि आप आज का काम कल पे टाल देते हैं, और फिर जब वो कल आता है तो उस दिन का काम हम अगले कल पे टाल देते हैं, और वो काम कभी भी पूरा नहीं हो पाता। एक फिल्म देख रहा था मैंने, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। सार उस पिक्चर का यही बनता है, 1 डे और डे 1, और ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट फंडामेंटल भी है कि 1 डे या डे 1, लेट दिस बी द डे 1। और प्रोक्रास्टिनेशन क्या बोलता है कि हम लोग आज का काम कल पे पोस्टपोन कर देते हैं। ऑफिसेस में देखता हूँ मैं, कॉलेजेस में देखता हूँ मैं, बहुत सारे स्टाफ को देखा हूँ मैंने। आई एम सॉरी टू से कि मैंने गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी देखा हुआ है कि जैसे ही वीकेंड आता है, मान लो सैटरडे संडे छुट्टी है, वीकेंड आता है, फ्राइडे मॉर्निंग से ही वीकेंड मोड में चले जाते हैं और उस दिन के पर्टिकुलर टास्क को वो मंडे के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। अब उससे क्या होता है, मंडे का जो काम रहता है वो तो रहते ही है, और साथ में हमारे जो पिछले वाले काम रहते हैं जिसको हमने पोस्टपोन कर दिया है मंडे के लिए, वो भी आ जाता है और मंडे हमारा हेक्टिक हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। सो दिस इज फर्स्ट फैक्टर कॉल्ड प्रोकास्टिनेशन, ये चीज़ों को हम अगले दिन के लिए, अगले समय के लिए पोस्टपोन्ड कर देते हैं। नंबर 2 इज लेथार्जी। बेसिकली वी आर लेथार्जिक पीपल। देखो, अगर हम लोग साइकोलॉजी की भाषा समझें, अगर हम फिजियोलॉजी की भी भाषा समझें, तो ब्रॉडली स्पीकिंग जब हमारा फंक्शनैलिटी होता है, जब हमारा काम करने का जो अंदाज रहता है, उसमें जो रिसोर्सेज लगते हैं दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2। 1 इज फॉर ब्रेन, 1 इज फॉर बॉडी। तो देखना यह है कि ब्रेन का क्या फंक्शन होता है और बॉडी का क्या फंक्शन होता है। अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो ब्रेन का नेचुरल फंक्शन क्या होता है, जिसमें हम लोगों को अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ता है। एनी गेसेस? ब्रेन का नेचुरल फंक्शन होता है टू फॉरगेट द थिंग्स। ऐसा बताया जाता है कि ब्रेन की मेमोरी की कैपेसिटी इतनी है कि जो होमो सेपियंस है, इंसानों का जितना इतिहास है, करीब 1 लाख साल का इतिहास है उन लोगों का, कि 1 लाख साल पहले आए हैं, से लेके आज तक, चाहे तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, चाहे तो वो हार्ड कॉपीज हो, जितना भी लिटरेचर इस दुनिया में आज तक लिखा गया है, बोला गया है, समझा गया है, वो पूरा के पूरा लिटरेचर हम याद रख सकते हैं, हमारा ब्रेन याद रख सकता है। हाँ, ये जरूर हो जाएगा कि अगर उन सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश किया तो वो ओवर क्राउड हो जाएगा, इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो ब्रेन में एक नेचुरल फंक्शन होता है टू फॉरगेट द थिंग्स, राइट। मेमोरी का प्रिंसिपल ये बोलता है कि आज जो कुछ भी हम लोग बात कर रहे हैं, वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन हम उसका 50% याद रख सकते हैं, 4th डे 25% याद रख सकते हैं, 6th डे ओनली 1%, 7th डे ऑल इज गॉन, सब खत्म। और उसको अगर हम लोगों को याद रखना है तो देयर इज ओनली वन फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिवाइज द थिंग्स, कि आपको उसका रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से अगर बॉडी का नेचुरल फंक्शन हम लोग जानना चाहेंगे, बॉडी हमारी चाहती क्या है, कि बॉडी का एक्चुअली में डिजायर क्या है, इच्छा क्या है, इज लेजीनेस। हम लोगों को जब भी, जहां भी, जैसे भी मौका मिल जाता है, वी आर लेजी। काम करने में लेजीनेस, खुद के प्रोग्राम्स करने में लेजी। अब ऐसी स्थिति में अगर हम कोई टास्क उठाना चाहते हैं, अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं, ये लेजीनेस इतना बड़ा फैक्टर रहता है। हाँ, करते हैं, अभी थोड़ी देर से करते हैं, 5 मिनट करते हैं। आप देखो ना, आप मॉर्निंग में जब उठते हो, जब हम लोगों की नींद खुलती है, हम लोगों की बॉडी हमेशा ये बोलती रहती 5 मिनट और, 10 मिनट और, बस थोड़ा सा और। आप मोबाइल में अलार्म लगा लेते हैं, अलार्म लगाने के लिए भी मोबाइल वालों ने थोड़ा सा ह्यूमन टेंडेंसी को ध्यान में रखा है, और वो ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग स्नूज के बटन का इस्तेमाल करें। दैट सिंपली मीन्स, हाँ, 5 मिनट का स्नूज कर लें, 10 मिनट का स्नूज कर लें, 5 मिनट बाद उठते हैं, 10 मिनट बाद उठते हैं, और मोबाइल से बोलते हैं 10 मिनट बाद मेरे को याद दिला देना कि मेरे को उठना है।
And that happens to be one of our weakness why we are not starting any assignment or task. तो ये दूसरा हो गया. पहला हो गया प्रोकास्टिनेशन, हम चीजों को टाल देते हैं. दूसरा हो गया लेजीनेस, कि हम लोग आलस कर जाते हैं किसी भी काम को करने में. Getting my point? Then the third one is, I'll tell you, unawareness. Unaware. एक्चुअल में हमको मालूम ही नहीं है कि हमको करना क्या है. हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम अपनी दुनिया में रहते हैं और उस दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं. तो दुनिया में क्या चल रहा है ये हम लोगों को मालूम नहीं चलता है. और इन सारी चीजों के चलते मुझे खुद के लिए भी ये मालूम नहीं चलता कि एक्चुअली में मुझे करना क्या है. और जब मेरे को मालूम ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, तो बाय डिफॉल्ट टेंडेंसी ये बन जाती है कि मैं किसी भी काम को शुरू ही नहीं करता हूं. राइट? तो थर्ड वन इज अनअवेयरनेस, कि मेरे को अपने काम के बारे में पता ही नहीं है कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है. तो पहला लेथार्जी, सेकेंड लेजीनेस, थर्ड वन वेरी डेंजरस. हम लोगों को करना ये चाहिए कि हम लोगों को खुद के लिए तो कम से कम एनालाइज कर लेना चाहिए ना, कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ में क्या चाहता हूँ, मैं करना क्या चाहता हूँ. जब तक वही मालूम नहीं चलेगा तो हम स्टार्ट क्या करेंगे. और ये एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है. करना तो मैं चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ मेरे को समझ में नहीं आता. और जब यही नहीं मालूम कि क्या करूँ मैं, तो फिर स्टार्ट लिखने का तो सवाल ही नहीं उठता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट हैव एन प्रोकास्टिनेशन, lethargy, laziness, and then we have an unawareness also. अब जैसे तैसे मेरे को मालूम चल जाता है कि हाँ मेरे को अपनी जिंदगी के साथ में ये करना है, कि मैं आगे चल के मेरा एम्बिशन ये है कि ऐसा करूं या मैं बनूं, है ना. एम्बिशन एक बहुत कठिन काम होता है, करियर ऑब्जेक्टिव एक बहुत कठिन काम होता है. कि जब भी हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग्स करते रहते हैं और स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि रिज्यूमे में पहला ही कॉलम होगा करियर ऑब्जेक्टिव का, और स्टूडेंट्स आर डम स्टक ओवर देयर. उन लोगों को पता ही नहीं है कि करियर ऑब्जेक्टिव बनाना क्या है. तो सिंपल सी भाषा में ये होता है कि आपका जो एम्बिशन है वही आपका करियर ऑब्जेक्टिव है, कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं आगे. और ऐसी स्थिति में ये हो जाता है कि जब मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरा करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप देखो एक सेइंग है, इफ यू डू नॉट नो वेयर टू गो, इफ यू डू नॉट नो वेयर टू गो, नो रोड इज करेक्ट. अगर पता ही नहीं है कहां जाना है तो कोई भी सड़क पकड़ लो, कोई भी रास्ता पकड़ लो, वो गलत जगह ही ले जाएगा. चलो एक किस्सा और याद आता है. एक कोई मारवाड़ी के बारे में बहुत सारे किस्से हैं, कि एक कोई मारवाड़ी एक रेलवे टिकट काउंटर पे पहुंचता है और बोलता है कि मेरे को रामपुर जाना है, मुझे रामपुर जाना है. अब जो टिकट काट रहा था वहां पे, वो उस व्यक्ति से पूछता है कि हाँ रामपुर जाना है, ये तो बहुत अच्छा है, तो लेकिन कौन से वाले रामपुर जाना है ये तो बता दीजिए. एक मध्य प्रदेश में है, एक उत्तर प्रदेश में है और एक बिहार में है, 3 जगह रामपुर हैं. तो वो मारवाड़ी बोलता है इसमें भी क्या सोचने की बात है, जिसका टिकट सबसे कम हो वही वाला दे दो. अब आप लोग मेरे को ये बताएं कि अगर ये अप्रोच से वो टिकट खरीदता है, क्या वो उस डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएगा जहां पे वो जाना चाहता है? मैटर ऑफ चांस, मैटर ऑफ लक कि वो ही टिकट मिल जाए उसको. लेकिन ये अप्रोच तो कतई भी सही नहीं है, कि अगर मेरे को मालूम ही नहीं है कि जाना कहाँ है तो कोई सा भी टिकट ले लो, खराब हो जाता है. और यहीं से हम लोगों को ओपिनियंस की बात समझ में आती है. तो ये हमारा अगला पॉइंट हो जाता है कि लोगों के ओपिनियन हम लोगों का दिमाग में ही सेट नहीं है. जैसे तैसे हमने उसको सेट किया तो हम लोगों को ओपिनियंस मिलने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एस्पायर कर रहे हो इंजीनियरिंग के बारे में, आप किसी से भी बोलते हो कि मैं इंजीनियरिंग करना चाह रहा हूं और मैं ये वाला ब्रांच लेना चाहता हूं, आपके पास में 10 ओपिनियन मिल जाएंगे. और मैक्सिमम ओपिनियन उन लोगों से मिलेंगे जो खुद इंजीनियर नहीं है, है ना. तो ये फेक ओपिनियंस होते हैं. ये नंबर 4 है, फेक ओपिनियंस. फेक ओपिनियंस इन द सेंस कि जिस व्यक्ति को जिस सब्जेक्ट के बारे में, जिस एरिया के बारे में मालूम ही नहीं है, अगर वो ओपिनियन दे देता है तो हम लोग हो जाते हैं कंफ्यूज. और जैसे ही हमारे को कंफ्यूजन हो जाता है हम लोग स्टार्ट करने से रुक जाते हैं. तो जितने ज्यादा फेक ओपिनियंस उतना ही हमारा स्टार्ट लेने में दिक्कत हो जाती है. हम लोग अपने काम की तरफ एक कदम भी नहीं उठा पाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट फेक ओपिनियंस बाय वेरीड पीपल. एक और एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाता हूं. वो एग्जाम्पल ये है कि मान लो आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं और अपने आप को
थोड़ा रेस्ट मोड में लेके जाते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भी आपको देखने के लिए आता है, आप उस पर गौर करना, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना कि हर व्यक्ति अपने साथ में एक इलाज जरूर लेके आता है। यार एक काम करो, काढ़ा पी लो। दूसरा आता कहता पैरासीटामोल खा लो। तीसरा कहता ये तो कुछ भी नहीं है यार भाई, एक काम करो, इंजेक्शन लगवा लो, 2 दिन में सही हो जाओगे। और आप नजर रखना उन लोगों पे, क्योंकि उनमें से एक भी डॉक्टर नहीं है। तो अगर मैं डॉक्टर नहीं हूं तो क्या मैं ओपिनियन देने का अधिकार रखता हूं? दूसरी बात, अगर कोई डॉक्टर नहीं है तो क्या मुझे उससे ओपिनियन ले लेना चाहिए? और फिर अलग अलग ओपिनियन, तो फिर अब फिर समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इतने सारे ओपिनियन है तो अब मैं क्या करूं? तो फिर आप एक भी चीज नहीं करते हो, अल्टीमेटली आपको डॉक्टर के पास में जाना ही पड़ता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हैविंग द फेक ओपिनियंस। आई टेल यू वन मोर, द फिफ्थ वन, द मोस्ट क्रूशियल वन। आपने एक टास्क रखा, छोटे छोटे बच्चों को देखना, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। आप लोग अभी एस्पायरिंग इंजीनियर्स हो, अब यहाँ पे आओगे, इंजीनियरिंग करने के बाद में आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट चल रहे होंगे कि इंजीनियर करूँगा तो उसके बाद में मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, या फिर मैं फला कंपनी में काम करूँगा, मैं बहुत बड़े पोस्ट पे जाऊँगा। आपके दिमाग में नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं। लेकिन आप अगर अपना आइडिया किसी को शेयर करते हो तो वो अपने ओपिनियन डाल देता है, इस वजह से हम लोग उस ओपिनियन को रोक देते हैं। गेटिंग इट? आपने कोई टास्क पकड़ा, आप सोचते हैं कि इसको स्टार्ट किया जाए, और उसके ऊपर एनालिसिस करने लगते हो कि अगर मैं ये काम करूंगा तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे। एक कहावत भी है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। गेटिंग इट? लोग क्या सोचेंगे। तो मैं आपको अपना फंडामेंटल दे देता हूं कि लोग क्या सोचेंगे, ये भी अगर मैं ही सोचने लगा तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे। आपको स्ट्रेट अवे अपना एनालिसिस करना है, और आप लोगों को ये देखना है कि जो टास्क मैं करना जा रहा हूं वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, वो सही है कि नहीं है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं। और ज़्यादा कुछ थॉट नहीं देने के बाद में आप लोगों को उस काम को स्टार्ट कर देना चाहिए। जस्ट गो एंड स्टार्ट द वर्क। लेकिन हर एक चीज़ का एक स्ट्रेटजी होता है बॉस। वो स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर काम करोगे तो सक्सेस के लिए हम लोग अपनी गारंटी ले सकते हैं। गेटिंग इट? तो क्या आप लोग ये जानना चाहते हो कि वो स्ट्रेटजी कौन सी है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम लोगों को अच्छी स्टार्ट मिल सकती है? अगेन गो टू द हेडिंग ऑफ द वीडियो, 5 ट्रिक्स, 5 टिप्स। हम लोग 5 ऐसे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो हम लोगों को एक अच्छी स्टार्ट लेने में मदद करेगा। सो गेट रेडी, गेट प्रिपेयर्ड। नंबर वन, डिजायर। डिजायर, अब डिजायर का मतलब क्या होता है? मेरी इच्छा। क्या मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं वो काम को स्टार्ट करूं? देखो सिंपल सी बात ये रहती है कि हमारे पास में ऑप्शंस बहुत रहते हैं। आप जैसे आप लोगों ने 12th क्लास पास किया, आप लोगों के पास में n नंबर्स ऑफ ऑप्शंस हो गए। अब सबसे पहली बात तो ये है कि क्या वो डिजायर मेरे अंदर है कि मैं एक पर्टिकुलर टास्क को करूं। देखो स्पून फीडिंग करके एक फैक्टर होता है कि अगर किसी व्यक्ति को हम लोग खाना खिलाना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति की मदद क्या कर सकते हो? नंबर 1, आप रॉ मटेरियल लेके आ जाओ, आप उसको मैश कर लो। जैसे गेहूं खरीद लिया, उसका आटा बना लिया, आटे को हमने गूंथ लिया, और उसके बाद में रोटी पराठा पूड़ी जो भी बनाना है वो हम लोगों ने बना लिया। एक अच्छी सी सब्जी बना लिया, एक थाली को सजा लिया जिसमें 2 तरह की सब्जी है, एक रोटी है, अचार भी है, पापड़ भी है, सलाद भी है। आप एक व्यक्ति के पास में लेके जाओ। अब उस व्यक्ति की खाने की कोई इच्छा ही नहीं है। अब जब वो खाने की इच्छा नहीं है तो क्या आप उसको खिला पाओगे? आप यही कर सकते हो ना कि आप बना के उस तक ले जाओ। नहीं, एक स्टेप और आगे जा सकते हो कि आप उसको कोहरा बना के उसके मुंह तक ले जाओ। क्या यहां पे टास्क खत्म हो जाता है? क्या वो खा लेगा? अगर उसकी इच्छा नहीं है तो आप उसके मुंह में भी रख देते हो। बस वहीं तक काम कर सकते हैं। उसके बाद में अगर उसकी इच्छा होगी तो वो काम एकम्प्लिश होगा, अगर नहीं होगी तो वो गड़बड़ है सारी। इजंट इट? तो ऐसा किसी परिस्थिति में हो सकता है कि लोग आपको ओपिनियन दे दें, करेक्ट ओपिनियन दे दें, आप लोगों को गाइड कर दें, आपको उस दरवाजे तक भी खड़ा कर दें जहां पे आप लोगों को काम स्टार्ट करना है।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर हमारी अंदर से डिजायर नहीं है, अगर किसी अचीवमेंट की हमारी डिजायर नहीं है, आप लोगों को मान लो कि किसी और सब्जेक्ट के बारे में समझाया जाए कि ह्यूमैनिटीज पढ़ लो बेटा, कॉमर्स पढ़ लो, अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो फिर आप क्या करने वाले हो? आप उस तरफ जाओगे भी नहीं, आप उस तरफ देखो भी नहीं, राइट? तो आपकी डिजायर क्या है, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से? नंबर 1, आप लोगों को इंजीनियर बनना है। ये इच्छा किसकी है? मेरी खुद की, यानी आपकी खुद की। तभी तो आप आगे स्टेप बढ़ा पाओगे। तो अनलेस एंड अनटिल वी आर हैविंग दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजायर, उस तरह की प्रबल इच्छा नहीं होगी ना, तब तक वो काम अच्छे से हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम करने को ही तैयार नहीं है उस काम को। अब ऐसी स्थिति में देखना है कि हम लोगों को वो डिजायर अपने अंदर लाएं कैसे। किसी भी टास्क को करने का एक बेहतर और एप्रोप्रिएट तरीका यह रहता है कि हम अलग अलग टाइप की रिसर्च करें और लोगों से गाइडेंस लें, है ना? जैसे आप लोगों ने भी 12th क्लास क्लियर किया, तो ऐसे ही नहीं हो गया जो अंकल बोल देंगे, जो मम्मी बोल देंगे, जो पापा बोल देंगे, हम उस हिसाब से अपना कोर्स डिसाइड कर लेंगे, हम उस हिसाब से अपनी ब्रांच डिसाइड कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है ना। आप लोगों ने खुद ने रिसर्च किया है ना, आप लोगों ने देखा है ना कि पहली बात तो ये मैं ढूंढ लूं कि मेरी इच्छा क्या है, मैं कौन सा ब्रांच लेना चाहता हूं। फिर उसके बाद में भी आप लोगों ने अलग अलग कोर्सेज की डिटेल्स पढ़ी। उन डिटेल्स में से पढ़ने के बाद में एक सब्जेक्ट के ऊपर आप रुक गए। उस सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने और ज्यादा अपनी जानकारी बढ़ाई कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम लोगों को क्या क्या नॉलेज मिलने वाली है, क्या वो नॉलेज मेरे डिजायर के साथ में मैच करती है, क्या इस पर्टिकुलर कोर्स को लेने के बाद में मेरा करियर बूस्ट करेगा, ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो मेरे को इस कोर्स के बल पे जॉब प्रोवाइड कर सकती हैं, कौन सा ऐसा एरिया है इस कोर्स को पढ़ने के बाद में जहां पे मैं स्ट्राइक करूंगा और मेरी तरक्की, मेरा एक्सेलरेशन फास्ट हो जाएगा। तो दिस इज रिसर्च। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आई वाज वर्किंग विद अ कंपनी कॉल्ड सेसा सीएट, इट इज नाउ कॉल्ड इंडिया कॉम डायरेक्टरीज, और वहां पे इट वाज हार्ड कोर सेल्स। अब क्या होता है कि किसी को कन्विंस करने के पहले, किसी के पास में जाके सेल्स करने के पहले हम लोगों को यह सिखाया जाता था, पहले आप उस व्यक्ति के बारे में जान लें, उस व्यक्ति के बिजनेस के बारे में जान लें, उसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में जान लें, तो बात करने में आसानी हो जाएगी। अब वो कैसे करते थे कि एक शीट देते थे पूरी, और शीट में उस कंसर्न्ड व्यक्ति का नाम लिखा रहता था, उसका फोन नंबर लिखा रहता था, उसका बिजनेस लिखा रहता था, ये भी लिखा रहता था कि उसका माल कहाँ जाता है और उसका प्रोडक्ट कहाँ से या रॉ मटेरियल कहाँ से आता है। यहां तक भी ठीक है, रिसर्च में यह भी बताते थे कि उसके डिलीवरी और उसका रॉ मटेरियल परचेज करने के और कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे उसको बेनिफिट हो जाए, उसको फायदा हो जाए। जब इतनी सारी डिटेल मेरे पास में आ जाती थी तो मैं उस व्यक्ति के पास में जाके आराम से बात कर पाता था। और अगर वो व्यक्ति नहीं मिलता तो कौन सा मिलता है, वो किस पोजीशन पे है, उसके हाथ में कौन से पावर्स हैं, ये सारी चीज़ें, अगर उन सारी चीज़ों की डिटेल्स अगर मेरे को मिल जाती है तो मेरी बातचीत करने का तरीका अलग हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर आप कोई चीज़ परस्यू करना चाहते हैं, अगर कोई कोर्स अडॉप्ट करना चाहते हैं, आप उस कोर्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपकी रिसर्च थरो होना चाहिए, बहुत थरो इन द सेंस कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को सिखाई जाएंगी, इंडस्ट्री में यही चीज़ें कौन कौन सी जगह पे इस्तेमाल होती हैं, कौन से टॉपिक को पढ़ लूँ मैं तो मेरे करियर का स्कोप बढ़ जाता है और मैं अपने करियर को एक्सेलरेट कर लेता हूँ, मेरी सक्सेस के रेशियो बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिसर्च। कहाँ से होगी ये रिसर्च? अभी तो हम सारे लोगों के पास में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आपके सबके हाथ में एंड्रॉयड है, सबके पास में गूगल है ना? आप इंटरनेट पे जाएं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखें और देखें कि क्या मेरी टेंडेंसी और वो जॉब का प्रोफाइल, वो टेक्नोलॉजी का प्रोफाइल, वो स्टडीज़, वो स्कॉलस्टिक्स मेरे हिसाब से है कि नहीं, या मैं उस हिसाब से हूं कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है, उसके बाद में कदम बढ़ाया जाए। और जब सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ मेंटर एंड ए ट्रेनर।
और वो काम मेरे को मिल गया, वो ट्रेनर मैं बन गया, वो कोच, वो मेंटर मैं बन गया। अब क्या होता है, जब मैं अपनी ही पसंद का काम कर रहा हूं ना, तो मुझे कभी भी थकान नहीं होती है, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का काम है। तो अगर आपको थकान से बचना है, फ्रस्ट्रेशन से बचना है, टेंशन से और स्ट्रेस से बचना है, तो काम वो वाला ढूंढो ना जो मेरे इंटरेस्ट का हो, जिसको करने में मेरे को मजा आए। तब तो क्या होगा ना, हम काम भी कर रहे होंगे ना, तो हमारे लिए वो एंटरटेनमेंट ही होगा। एग्रीड? तो हम उसी काम को प्रेफर करेंगे जिस काम में हमारा इंटरेस्ट आता है। तो इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, वो है प्लान और प्रायोरिटी। स्टीफन कॉवी की किताब में मैंने शायद पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पुट फर्स्ट, इट्स अ वंडरफुल बुक, आई टेल यू, सारे लोगों को ये पढ़ना चाहिए। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अति प्रभावशाली व्यक्तित्व के 7 गुण। और उसमें यह था कि अगर कोई व्यक्ति प्रायोरिटी से, प्लान से पहली चीज फर्स्ट रखता है, यानी फर्स्ट थिंग फर्स्ट रखता है, और अगर उस हिसाब से स्टेप्स लेता है, तो डेफिनेटली उसकी सक्सेस का रेशियो बढ़ जाता है। तो बच्चा पार्टी, सिंपल सी बात यह है कि जितने भी हम लोग ऑप्शंस को ढूंढ रहे हैं, उसमें से जैसे ही हम एक ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, तो उसको प्लान कर लो, पहले मैं क्या करूंगा, सेकंड में क्या करूंगा। मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे हम लोगों की जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग टीम है, उन लोगों का विजन एकदम क्लियर है। जैसे ही आप लोग एंटर करते हो कॉलेज में, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग टीम आपके पास में आती है। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट डे से हम लोगों का ट्रेनिंग शुरू हो जाता है, और आप पाएंगे कि पहले ही दिन यू आर इनटू लैंग्वेज डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड रिटन इंग्लिश। इसके अलावा जितने भी हम लोगों के एग्जामिनेशंस होते हैं, जिसमें एप्टीट्यूड आता है, जिसमें रीजनिंग आता है, वही सिलेबस को लेके हम लोग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के फर्स्ट डे से ही आपकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब उसका बेनिफिट क्या हो जाता है, अगर आप पहली चीज़ पहले रखेंगे, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ लिया बढ़िया से। देखो प्रायोरिटी कैसे होती है, सबसे ज़रूरी ये है कि हमारा लैंग्वेज सही हो जाए, हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाए, हमारा स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो जाए, हमारी पर्सनालिटी अच्छी हो जाए। अगर आप पहले ही सेमेस्टर में ये कर लेते हैं, तो बाकी के जितने भी सेमेस्टर्स हैं, आपके बाकी के 5, 6, 7 सेमेस्टर्स हैं, उसमें आप लोगों को आसानी हो जाएगी ना। अच्छी इंग्लिश आने के फ़ायदे क्या होते हैं कि आप जब कोर्स बुक पढ़ेंगे, तो वो कोर्स बुक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप जब राइटिंग करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी। जब आप एग्जामिनेशंस को फेस करेंगे, तो आप लोग एग्जामिनेशंस के आंसर स्क्रिप्ट को इफेक्टिवली लिख पाएंगे। इजंट इट? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रायोरिटी की लिस्ट। तो हमारे प्लान में सेकेंड ईयर में आप जैसे ही आते हो, तो हम रिटन इंग्लिश शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब भी कैंपस क्रैक करते हो, या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्रैक करते हो, तो आपको सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ता है। उसमें मैथ्स आता है, उसमें इंग्लिश आता है, उसमें टेक्निकल्स आता है। अगर इसकी शुरुआत हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से ही शुरू कर देते हैं, तो जब 5th सेमेस्टर के आखिरी में आप लोगों के कैंपस आएंगे, तो ये आपको मददगार साबित होगा। तो प्लान तो फुल प्रूफ है। 5th सेमेस्टर के आखिरी में गो एंड क्रैक द कैंपस। 7th सेमेस्टर में, 8th सेमेस्टर में ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, कंपनी के साथ में काम करो, उन्हीं के लोगों के एनवायरनमेंट में बैठो, और जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, फुल फ्लेज्ड जॉब में, एक अच्छे पैकेज पे, एक अच्छी कंपनी के साथ में अपने खुद के पसंद का काम करो। प्लान इज ऑल सेट। तो जब तक आप उसको प्लान नहीं करोगे, तब तक इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। ये तो वही रामपुर वाली बात हो गई। अब जब पता ही नहीं है कहाँ जाना है, तो कोई सा भी टिकट ले लो, किसी भी गाड़ी में बैठ जाओ, गलत जगह ही पहुंचना है आपको, ये कंफर्म हो जाता है। सो नाउ द थर्ड इज, पहला क्या था हमारा, डिजायर्स। सबसे पहले डिजायर, मेरे अंदर से एक इच्छा होना चाहिए, एक जबरदस्त इच्छा होना चाहिए कि मुझे ये पर्टिकुलर टास्क करना है। मैं जब इंजीनियरिंग करने के लिए जाऊंगा, तो वो इंजीनियरिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ में, पर्सनालिटी के साथ में, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिग्री लेके मैं बाहर निकलूं कि जैसे ही मैं कॉर्पोरेट में एंटर करता हूं, सारे लोग मेरा स्वागत करें। तो वो डिजायर तो अंदर से जगानी पड़ेगी। एंड द सेकेंड वन वाज दैट यू नीड टू गेट इनटू ए लॉट ऑफ रिसर्च।
गाइडेंस ले लो, अपने सीनियर से गाइडेंस ले लो, बट जैसा हम लोगों ने पिछली बार भी बोला था, आप गाइडेंस सिर्फ उन लोगों से लेंगे जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हों। एक बार और समझा देता हूँ बेटा, नेपोलियन हिल की एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें स्ट्रेट अवे लिखा हुआ था कि यू नीड टू मेक ए मास्टर ग्रुप, मास्टरमाइंड ग्रुप। एक मास्टरमाइंड ग्रुप का एक कंसेप्ट होता है। वो क्या कंसेप्ट रहता है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया के किसी एक्सपर्ट को आप उस क्लब में शामिल कर लोगे। चलो मैं एक और नाम बताता हूँ आपको, मास्टरमाइंड क्लब। उसमें हो सकता है स्कॉलस्टिक्स के हों, यानी आपके प्रोफेसर्स हों, आपके टीचर्स हों, आपके लेक्चर्स हों, है ना। फिर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लॉ से रिलेटेड हो, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके पर्सनालिटी ग्रूमिंग से रिलेटेड हो। अब जैसे जब आप यहाँ पे कॉलेज में आएंगे, अगर आपको कोई भी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सीखना है, अगर आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपकी पर्सनालिटी ग्रूम हो जाए, आप यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स के ट्रेनर्स को ढूंढोगे। लेकिन अगर मैथ्स के बारे में कोई गड़बड़ है, हम लोगों को कुछ बेहतर सीखना है, तो आप किसको ढूंढोगे? एप्टीट्यूड के ट्रेनर को, रीजनिंग के ट्रेनर को। टेक्निकल्स के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो आप टेक्निकल्स के ट्रेनर्स को ढूंढोगे। दैट मीन्स राइट क्वेश्चन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, सबसे इंपॉर्टेंट टू द राइट पर्सन। तो आप एक ऐसा क्लब बना लो कि हमारे आसपास जो लोग एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों के पास में जाएंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, जिसमें वो एक्सपर्ट होंगे, उनसे ओपिनियन ले लेंगे, उनसे गाइडेंस ले लेंगे। एंड द नेक्स्ट वन वाज प्लान एंड प्रायोरिटी। मैंने समझाया कि यहाँ पे ट्रेनिंग जब करते हैं तो वो पूरा फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ में करते हैं। और इसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है मैं आपको एक स्टेटमेंट में समझा सकता हूं, और वो स्टेटमेंट है, इफ यू फेल टू प्लान, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। है ना। अगर प्लान बनाने में फेल हो गए तो आप एक नए प्लान के ऊपर काम कर रहे हो जो आपको फेल कर देगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को क्या करना है? अच्छी प्लानिंग के साथ में काम की शुरुआत करना है। राइट। पहले हम लोगों ने डिजायर्स की बात किया, फिर रिसर्च के बारे में बात किया, फिर प्लान और प्रायोरिटी के बारे में बात किया। आगे बढ़ते हैं। सेट माइलस्टोन्स। सेट माइलस्टोन्स। देखो बेटा, अगर हम किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो रास्ते के साइड में मील के पत्थर लगे रहते हैं, है ना। वो आपको बताते रहते हैं, पहली बात आप सही दिशा में जा रहे हो, दूसरी बात आपने कितनी दूरी तय कर ली है, और तीसरी बात आपको कितनी दूरी और तय करनी है। बहुत मददगार रहते हैं। मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं कि जो सड़क रहती है उसके दोनों साइड में माइलस्टोन्स लगे रहते हैं। वो आपको गाइड करते रहते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हो, आप इतना आ गए हो, आपको इतना और जाना है। ठीक इसी तरह से हम अपने टास्क के बारे में भी कर सकते हैं कि हम लोगों ने जैसे ही प्रायोरिटी सेट किया, उसके बाद में हमने स्टार्ट किया, तो हम लोगों के पास में एक गोल होना चाहिए कि इतने टाइम में इतना काम कर लेंगे। फिर से मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, अपने ट्रेनर्स की स्ट्रेटेजी बना देता हूँ। फर्स्ट ईयर में, पूरे फर्स्ट ईयर में आपको इंग्लिश अच्छे से आ जाएगी, आपका इंग्लिश रिटन अच्छा हो जाएगा, आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाएगी। तो पहला माइलस्टोन फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर करने के बाद में पहला माइलस्टोन, नाउ माय पर्सनैलिटी इज गुड, आई नो फ्लुएंट इंग्लिश, माय रिटन इंग्लिश इज गुड एंड आई एम एन एक्सपर्ट इन एप्टीट्यूड। पहला साल खत्म। सेकेंड ईयर में फिर एक माइलस्टोन की तरफ हम चलेंगे। पूरा सेकेंड ईयर आप लोगों को लॉट ऑफ प्रैक्टिस एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न्ड। आपको टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, आपको शीट्स मिलेंगी, आपके पास में बार बार ट्रेनर्स आएंगे और आपको नए नए कंसेप्ट सिखाएंगे। तो आपका रिटन एग्जामिनेशन बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। सेकेंड मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है, आपका रिटन इंग्लिश भी अच्छा हो जाता है, तो फिर हम प्रेजेंटेशन पार्ट पे काम करेंगे। हम लोगों को ग्रुप डिस्कशन भी करना है, हमको एक्सटेम्परे भी करना है, हमको प्रेजेंटेशन भी करना है। तो ये कब तैयार करेंगे? सेकेंड ईयर। आइए यहाँ पे प्रेजेंट कीजिए अपने आप को, ग्रुप में बैठिए, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, हम लोग मॉक इंटरव्यूज करेंगे बहुत सारे। ये अगला स्टेप है।
अब मेरे को मालूम चल जाता, पहले माइलस्टोन पे मैंने ये सब सीख लिया, सेकंड माइलस्टोन पे अब मैं तैयार हूं कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कर देता हूं, अब मैं तैयार हूं कि मैं अपने आप को डेमोस्ट्रेट करता हूं। आप ही अपने पेरेंट्स से बोलेंगे, अपने टीचर्स से बोलेंगे और अपने ट्रेनर से बोलेंगे, सर आपको जितना सिखाना था वो मैंने सीख लिया है, अब मेरी बारी है कि मैं उसको परफॉर्म करके दिखाऊं। और मैं आपको इंश्योर करता हूं कि जब आप सेकेंड ईयर कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपको ग्रुप डिस्कशन में आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, इंटरव्यूज में कंफर्टेबल हो जाएंगे, स्टेज फियर आपका दूर हो जाएगा और आपके प्रेजेंटेशन टॉप क्लास हो जाएंगे। सो द नेक्स्ट वन इज माइलस्टोन। खुद के लिए माइलस्टोन सेट करने पड़ते हैं बॉस। सिंपल सा ये करना पड़ता है कि इतने समय में ये टास्क पूरा कर लूंगा, उतने समय में वो टास्क पूरा कर लूंगा। राइट इट डाउन ऑन ए पेपर, एक पेपर पे लिखो और उन सारे टास्क को, मैंने देखा हुआ है कि जब हम लोग डेडलाइन बनाते हैं, मान लो 10 दिन की, एक एक दिन को काटते जाओ, बिकॉज दोज आर माइलस्टोन्स। हाँ, मैंने डे 1 का काम पूरा कर लिया, डे 2 का काम पूरा कर लिया, डे 3 का काम पूरा कर लिया, 10th डे पे देखोगे 10 दिन का असाइनमेंट मैंने पूरा कर लिया हुआ है। सो दैट बिकम्स ए लैंडमार्क और ए बेंचमार्क और ए फॉर्मेट, वो हमारा पैरामीटर बन जाता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। गेटिंग इट? नाउ नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी। मैंने एक दो वीडियोस देखे थे, बहुत शानदार वीडियो थे। इफ यू आर हैप्पी बिफोर यू आर सक्सेसफुल तो गड़बड़ हो जाती है। आपने एक टास्क पूरा कर लिया और खत्म हो गया, फिर उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा भी लूज हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है ना, तो हम लोगों की इच्छा अपने आप से ही होती है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लें। और आपने जैसे ही ब्रेक लिया तो वो जो पिछले वाले फैक्टर्स थे ना, प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस, वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी। और उस हावी होने की वजह से हम लोगों को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एंड वी आर नॉट हैविंग ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू रीस्टार्ट एंड प्रायोरिटाइज एंड प्लान। हर चीज के लिए ABCD करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी बना के रखो। गेटिंग इट? 2 तरीके के होते हैं बॉस। एक होता है मैराथन रनर और एक होते हैं हम जैसे रनर। अब मैराथन में हम लोग भी दौड़ जाते हैं ना, तो 1-2 बार के एक्सपीरियंस है मेरे, बहुत शानदार एक्सपीरियंस है। मैराथन शुरू हुई, अब दौड़ना था 21 किलोमीटर, तो जैसे ही शुरू हुई ना, मैं बहुत तेज दौड़ने लगा। और जब बहुत तेज दौड़ा तो मालूम चलता है 1-1.25 किलोमीटर बहुत मुश्किल से दौड़ा और उसके बाद में मेरे शरीर की दम निकल गई। तो फिर मैं क्या हुआ, एक साइड में बैठ गया और उसके बाद में देखता रहा कि जो मैराथन रनर्स हैं, जो रियल रनर्स हैं, वो लोग धीरे धीरे करके दौड़ रहे थे। उन लोगों ने मेरे से पहले वो 21 किलोमीटर पार कर लिए। याद है वो खरगोश और कछुआ, खरगोश और कछुआ, द रैबिट एंड द टॉर्टॉइस रेस हुई थी। रैबिट तो बहुत तेज दौड़ गया और एक साइड में बैठ गया, कंसिस्टेंट नहीं रहा, वो लगातार काम नहीं किया उसने। ऑन द अदर हैंड कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, और वो धीरे धीरे कंसिस्टेंटली चल चल के वो अपने मार्क पे पहुंच गया। और बाद में मालूम चलता है कि नाउ ही इज द विनर। ठीक है? सो दिस इज हाउ यू प्रायोरिटाइज द थिंग्स, यू टेक योर सेल्फ टू सक्सेस। सफलता की तरफ हम लोग कैसे जाएं, इसका ये फंडामेंटल था। हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्शन है जो हम लोगों को सफलता से दूर रखते हैं। पहला, याद करो, पहला क्या था? प्रोक्रास्टिनेशन। हम अपने काम को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है? तो कबीरदास की बात याद रखेंगे हम लोग हमेशा कि जिस काम को जिस समय करना चाहिए उसी समय हम उसको एकम्प्लिश कर देंगे, फुल कर देंगे। पहला है प्रोक्रास्टिनेशन, हटा उसको, उस दिन का काम वहीं पे उसी समय। प्रोक्रास्टिनेशन खत्म, हम लोग सक्सेस की तरफ आगे बढ़ गए। सेकेंड, लेजी। बैक ऑफ द माइंड आपको हमेशा अपने आप को पुश कर देना है कि ये टाइम आलस का नहीं है। हम लोगों को स्नूज की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के अंदर बहुत सारी एनर्जी है। हम अपने ब्रेन को बोलेंगे कि वो बॉडी को बोले कि काम अभी ही करना है, लेजीनेस नहीं चाहिए। ठीक है? तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्शन था, दैट वाज अनअवेयरनेस। तो फिर एक हम लोगों ने एक रास्ता निकाला था ना, इंटरनेट पे जाएंगे हम लोग लोगों से पूछेंगे, एक्सपर्ट से पूछेंगे, एक मास्टरमाइंड क्लब बनाएंगे, उन लोगों से गाइडेंस लेंगे कि सर अगर मेरे को चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है तो मैं क्या करूं। तो उन लोगों के पास में जाएं, उनसे गाइडेंस लें,
यहाँ पे बहुत सारे काउंसलर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हैं और ह्यूमैनिटीज़ एक्सपर्ट्स भी हैं। उन लोगों से कनेक्ट करो अपने आप को, पूछ लो कि सर मेरे को प्लान बनाना है, आप मेरे को गाइड करें, आप मेरी मदद करें कि मैं उस पर्टिकुलर प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाऊँ। उसके बाद में क्या था, उसके बाद में अनअवेयरनेस के बाद में था फेक ओपिनियंस, और फेक ओपिनियंस के बाद में था कि लोग क्या कहेंगे। बॉस कोई कुछ नहीं सोचता है। व्हाट यू नीड टू डू इज रिसर्च करने के बाद में उसको प्रायोरिटाइज करो, उसकी प्रायोरिटी लिखो कि पहले मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा। रिसर्च कर लिया ना, गाइडेंस ले लिया ना, अब मेरी बारी है कि मैं उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाऊँ, मैं उसका एक प्लान बनाऊँ, ऑन पेपर लेके आऊँ, लिखो उसको, पेपर पे लिखो, इतनी तारीख तक ये कर लेंगे, 1 महीने के अंदर मेरे ये टास्क पूरा हो जाएगा। जैसे हम लोगों के पास में फुल प्लान है ना, 1 सेमेस्टर के अंदर आपकी पर्सनालिटी ग्रूम हो जाएगी, इंग्लिश फर्राटेदार बोलोगे आप, और उसके बाद में देन यू आर गेटिंग इनटू द नेक्स्ट स्टेप, वो माइलस्टोन वाला फंडामेंटल। ठीक है, मैं आपको पॉइंट्स गिना देता हूं कि अच्छी स्टार्ट लेने के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले तो इच्छा होना चाहिए, गुड, नाइस, डिजायर। तो पहला हमारा था डिजायर, हमारी इच्छा ऐसी हो, ऐसी प्रबल इच्छा हो कि हम किसी टास्क को पूरा करेंगे ही करेंगे। सेकेंड वॉज रिसर्च, आप रिसर्च करते हो, आप लोगों के पास में जाते हो, उनसे गाइडेंस लेते हो और उसको ऑन पेपर लेके आते हो, अपनी विल के साथ में उसको कनेक्ट करते हो और काम को शुरू कर देते हो। थर्ड, कि प्लान करो कि पहली चीज कौन सी होना चाहिए। जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो तो ये आप लोगों को मालूम चल जाता है कि पहला क्या करना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है। ठीक है, और उसके अचीवमेंट्स को आप लोग माइलस्टोन्स में कन्वर्ट करो। फील हैप्पी अबाउट इट, पार्टी करो ना। एक आपने टास्क उठाया था, वो टास्क को पूरा किया, हैव ए पार्टी, रिवॉर्ड योरसेल्फ, अपने आप को अपने आप को इनाम दे दो, अपने आप को प्राइज दो, अपने आप को खुश रखो हर माइलस्टोन के ऊपर, राइट। एंड द लास्ट वॉज बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं हो जाना है कि पहली बार सफलता मिल गई तो बोले बस जीत गए, हो गया। नहीं, हम लोगों को वो कंसिस्टेंटली करना है, नहीं, हम लोगों को उस जगह पे पहुंचना है, धीरे धीरे वहाँ पे पहुंचना है जिसको हम लोग अल्टीमेट एम्बिशन मांग रहे हैं, है ना। तो अल्टीमेट एम्बिशन तक पहुंचने से पहले हम लोगों को रेस्ट मोड में नहीं आना है। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ एंड स्ट्रेट अवे गेट ऑन टू द सक्सेस। आई होप वी आर क्लियर एंड हैव अंडरस्टूड कि हम लोगों को एक्चुअली में करना क्या है एक अच्छी स्टार्ट लेने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट आज से ही कर लो। व्हाट इज द करेक्ट टाइम? किसी भी शुरुआत को करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? किसी काम को स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा समय कब होता है? नाउ। कहाँ? हियर, बिकॉज आई एम, आई कैन, आई विल, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर द डे। एंजॉय सक्सेस। Thank you. Thank you so much.